हेलो एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कार्क। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम दिव्या एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। सो दिव्या, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपकी जर्नी को भी जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। ओके। मैंने पढ़ाई अपनी कुरुक्षेत्र से ही करी है और ग्रेजुएशन मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई है। बीएससी नॉन मेडिकल। आफ्टर दैट मैंने बीएड भी करा है। सो दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो शायद आपको टीचिंग लाइन में जाना है, फिर बैंकिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मैम, स्टार्टिंग से ही मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और टीचिंग सेक्टर ऐसा था, बहुत टाइम ले रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए। और एक बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है जो रेगुलर है, जो अपने टाइम पे ही एग्जाम लेता है और सर्कुलर उसका बहुत जल्दी होता है। और फिर एसएससी को भी मैंने अप्रोच किया था, बट उसमें थोड़ा सा मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, तो बैंकिंग की तरफ मुझे था कि मेरा हो जाएगा। इतना विश्वास कि लेनी है तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो कैसे? बिल्कुल मैम, स्टार्टिंग से था मुझे। बस मैम, अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, अगर उनकी आंखों में ऐसी चमक है कि आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उनके विश्वास की वजह से ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है, बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि यस आई कैन डू दिस। तो मुझे पक्का विश्वास था मुझे गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। बस एक मेहनत करनी। और आपने की भी और उसको साक्षात सच भी किया। यस सो मैम। अगर आपसे जानना चाहे, तकरीबन कितने साल की ये जर्नी रही है जब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, यू बीन अपियरिंग इन डिफरेंट एग्जामिनेशन? और वैसे मैं सभी को बता दूं तो दिव्या ने सिर्फ आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन भरा था, उस विश्वास के साथ कि मेरा पीओ में होगा, और पीओ में हुआ भी। यस मैम, मैंने क्लर्क नहीं भरा, मैंने सोचा किसी की सीट नहीं लूँ तो बेटर है। और मुझे विश्वास था मेरा पीओ जरूर निकलेगा। एंड सेकेंडली, मिनिमम 2 to 3 years तो लगे हैं मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एसएससी एग्जाम दे रही थी, सीजीएल के सारे राउंड्स हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, वो सेटबैक था मेरे लिए। फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर करा। सो यस, 2 to 3 मिनिमम ईयर्स तो लगे हैं। जब तैयारी शुरू की, अ, तब भी, मतलब आपने कहा ना कि एसएससी में आपको था कि आपका आपका नहीं हुआ, अच्छा करने के बावजूद भी हम्म। टीचिंग में थोड़ा लंबा समय लग रहा था। इतना विश्वास कैसे था कि मेरे को पीओ ही बनना है, क्योंकि लोग क्लर्क का भी फॉर्म भर देते हैं कि लेट्स लेट्स हैव अ बैकअप ऑप्शन। यस मैम। एक्चुअली मुझे ये था कि एक बार जॉब लेने के बाद ना थोड़ा सा वो एंथुजियाज्म कम पड़ जाता है। सो इट्स बेटर कि आप एक ही बार में अपनी 100% एनर्जी लगाएं, तो जो आपको पोस्ट चाहिए वो स्टार्टिंग में ही ले लो। क्यों आप अभी लूज कर रहे हो अपनी एनर्जी को। बाद में जाके तो आपको वो लगानी ही पड़ेगी, इसलिए मेरे को था कि मुझे पीओ लेनी है। पीओ लेने के बाद सीधा अपना आगे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, पहले पीओ लेते हैं। सो दिव्या, बहुत ही डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय की ये स्टोरी आपकी है। थोड़ा सा बताएं, प्रिपरेशन कैसे शुरू की? मैम, मैंने प्रिपरेशन, मैथ्स तो मेरा स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग था, बहुत फेवरेट है मेरा वो सब्जेक्ट। रीजनिंग मैं कर लेती थी क्योंकि मैथ्स से रिलेट करती है वो। इंग्लिश में मैं थोड़ी सी वीक थी, उसमें मेरी हेल्प मेरे मामा जी ने करी है। और जीके में ऑफ कोर्स वो तो सबका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जितना पढ़ लो नहीं आता। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर उसे पढ़ रहे हैं तो आप फॉलो करें एक वीडियो चैनल भी। और ऑब्वियस सी बात है, गौरव गर्ग सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ गेन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर करे थे इस तरीके से। थोड़ा सा डिटेल में बताएं हर एक सेक्शन के बारे में। मैथ्स में तो मैम मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चे पहले अपना बेसिक क्लियर करें, हर चैप्टर को लगाएं। और अगर किसी को ये लगता है उसका मैथ्स वीक है, तो जो टॉपिक उन्हें लगते हैं कि वो कर सकते हैं उसको ही वो स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो उसमें एक्चुअली अपना स्कोर कर सके। अगर हो सके तो वो कुछ राकेश यादव सर की बुक भी लगा सकते हैं, और कुछ मॉक से नए नए क्वेश्चंस निकाल के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि वो काफी जाके हेल्प करे उनको आगे। रीजनिंग में मैं कहूंगी कि आप पहले अपना बेसिक क्लियर करें, पजल बनाना सीखें। पजल बहुत इजी होती है, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा आप पता नहीं कहाँ आ गए हो, बट जब आप बनाने लग जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। मिसलिनियस क्वेश्चन को करें, बट जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि
उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आप उसमें मार्क्स गेन कर भी सकते हो और वो आपको नीचे भी डुबा सकते हैं। तो रीजनिंग में तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गेन करेंगे, और इंग्लिश के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी आप जितना रीड करें उतना अच्छा है। बिना रीडिंग के इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। और अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, बेसिक क्लियर है, तो डेफिनेटली सब हो जाएगा। और लास्ट सब्जेक्ट जीके है। अगर मैं बैंकिंग का बताऊं जीके, तो आप एक तो आप एक सोर्स रखिए जहां से आप उसे पढ़ें, और एक सोर्स रखिए जहां से आप देखें, दैट इज गौरव गर्ग क्लासेस। तो वहां से आप देखिए स्टडी आईक्यू पे गौरव गर्ग की क्लासेस हैं वो। आप क्या करेंगे, आप जैसे कुछ रीड कर रहे हैं करंट अफेयर में, कोई टॉपिक आपने रीड करा, तो जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम क्लिक होगा कि हाँ सर ने ये मुझे बताया था। उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताई थी कि यहाँ के सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। इस तरह से चीजें आपके माइंड में एकदम से घूम जाएगी। तो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको तीन चार चीजें और याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जीके प्रिपेयर करें। आप जीके में कम से कम ये हो कि सेक्शनल कट ऑफ से 10 मार्क्स तो ऊपर लें, ताकि वो ओवरऑल कट ऑफ में आपको फायदा दे। तो यानी कि गौरव सर का एक बहुत अहम और इम्पैक्टफुल रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नॉट ओनली जीके, आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करी है। इंटरव्यू के 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्री में एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करवाई थी। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं उसमें से एक थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को चांस मिलेगा, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था। उस वक्त मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं कहीं से इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले सकूं। बहुत जरूरी होता है कि हमें कोई गाइड करे उस टाइम पे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, हम कैसे खड़े होंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिली है मुझे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ गेन करके चलूं, क्योंकि जब आप जितना गेन करते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो वो सब मेरा वहां से हो गया था, बिल्कुल। और बताएं इंटरव्यू के बारे में कैसे प्रिपरेशन की, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहां पे हमें लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने में एक काफी लंबा समय होता है जो आपको तय करना होता है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर हम जानना चाहें तो वो कैसे डिटेल में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अ, सबसे पहले तो आप अपने आप को जाने इंटरव्यू में कि आपने अब तक क्या करा है। आपने अगर कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट करा है तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमसे हमारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे कि इसको पता था कि इसने ये सब पढ़ा है। फिर आप कहाँ रह रहे हैं, उस एरिया के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और जिस जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन में आप पार्ट ले रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं मानूंगी कि आप सबसे पहले अपने आप की स्टडी कीजिए, अपनी हॉबीज पढ़ें, आपको क्या करना पसंद है और आप किस तरीके से उस पोजीशन के लिए लायक है। अपने आप को यूनिक बताएं, इतना भी यूनिक नहीं कि वो एकदम फैब्रिकेटेड लगे, बट हाँ अपने आप को रियल पेश करें। और ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आप कितना मर्जी सोच कर चले जाएं, बट वहां आप बिल्कुल आप होते हैं। आप कुछ भी नहीं एक्ट कर सकते उनके सामने। तो यही सब है। सो दिव्या, आप बताएं आपने अपने आप को कैसे रियल और यूनिक प्रेजेंट किया। शायद बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा कि कैसे रियल और यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके। तो एक्चुअली मैम मेरे बैच में जब था तो सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, और जब भी बाहर निकल रहे थे सबके पसीने निकल रहे थे कि भाई बहुत बहुत टफ पूछ रहे हैं, बहुत टफ पूछ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने एंट्री करी तो सर ने, जो बीच में हेड होते हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया कि दिव्या आप प्लीज घबराइएगा नहीं, कॉन्फिडेंस रखिएगा। तो एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं सच में नहीं घबरा रही थी। तो मैंने उनको बोल दिया नो सर, आई एम नॉट। मैं कॉन्फिडेंट थी। तो आई थिंक वो पॉजिटिव रहा मेरे लिए, क्योंकि वहां पे जो मैम थी उन्होंने एकदम मेरे फेवर में आंसर दिया, नहीं ये घबरा नहीं रही है, शी इज कॉन्फिडेंट। तो वहां से मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, और बस वो हो गया मेरा। मेरे को ऐसा लगा कि यस, मैं घबराऊंगी नहीं, अब मैं अपने अकॉर्डिंग से ही करूंगी। जब हम बात करते हैं कि तैयारी इंटरव्यू के लिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने आपको किस 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 डोमेन में यू हैव ऑलरेडी बीन इनटू, आपको अच्छे से वेल वर्स होना चाहिए, प्लस जो चल रहा है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स की तैयारी कब से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मैं कहूंगी कि इसकी तैयारी आप मेंस का जब एग्जाम दे देते हो, आपको एक्चुअली सच में पता होता है कि आपने कितना किया है। तो उसी वक्त से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप उस वक्त से नहीं इतना कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और उस प्रेशर में आप कुछ भी नहीं अच्छे से कर पाते हो।
तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो वेरी वेल होगा, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन पहले से कर चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस और कंटेंटेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको प्रेशर हो जाएगा कि हाँ, कि अब क्या होगा, अब कैसे कैसे इतना सब कुछ पढ़ूंगा, कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूंगा। सो इट्स बेटर जब आप मेंस दे के आ जाते हैं, आप तभी से स्टार्ट कर दीजिए एक्सप्लोर करना। न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं तो पढ़ती थी, मुझे नहीं पता कि क्यों सब कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है पढ़ना। तो मैं तो पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था उससे एडिशनल नॉलेज है। और मेरे को प्लस पॉइंट उसका ये लगता था कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे वीडियो के साथ वो रिलेटेड लग जाता था कि हाँ सर ने तो मुझे इस बारे में बताया, उसकी और डिटेल्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो इंक्रीज कर देता है हमारे स्टेमिना को कि हम और रीड कर सके। कितने डेप्थ तक पढ़ना होता है? जब तक आप बोर ना हो जाए। वेल दैट्स द आंसर ऑडियंस, दैट यू आर क्लियर विद इट कि इतना तो मिनिमम है। तो चलिए दिव्या, आगे बढ़ते हैं। दिव्या, जब आप एक एस्पिरेंट थी, क्या दिनचर्या होती थी आपकी? कितने मॉक टेस्ट लगाते थे? मॉक टेस्ट कब लगाते थे? मैम, सेक्शनल मॉक टेस्ट कितने होते थे? एक्चुअली मैम मैं पढ़ने के साथ साथ पढ़ाती भी थी। तो मेरी उसी अकॉर्डिंग रोज का टाइम टेबल सेट था। मैं रोज सुबह उठती थी, थोड़ा बहुत घर का काम करा, फिर पढ़ना है अपना, क्योंकि 1:30-2 बजे से मैं होम ट्यूशंस देने जाती थी 2 घर, फिर बाद में मैं शाम को अपने घर भी ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम को मैनेज कर लेती थी। स्टार्टिंग सुबह सुबह जैसे मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया, फिर नहाया, ब्रश वगैरह किया, सब अपना ये सारा छोटा मोटा सब काम करके अपना मैथ्स लेकर बैठ गई हूँ। इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग में कर ली थी, रीडिंग हो चुकी थी, फिर मैंने उससे रिलेटेड सेक्शनल मॉक लगाए, क्योंकि इंग्लिश में सेक्शनल मॉक आप जितने लगाओगे उतने उसके स्कोर बढ़ेंगे आई गेस। मैथ्स में मैं बेसिक क्लियर करती थी सबसे ज्यादा। रीजनिंग में मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे कि मुझे ये वाला टॉपिक से उठाना है, ये करना है, वो करना है। और मॉक्स तो मैं मिनिमम, अगर प्री के हों तो वीक में 3 to 4 लगाती थी, और अगर मेंस के हों तो सिर्फ 1 लगाती थी, और सेक्शनल पे ज्यादा ध्यान देती थी। तो आप होम ट्यूशंस भी देते थे, आप जाते भी थे और आप पढ़ाई भी करते थे। हर एक मिनट को आपने बचाया है, हर एक मिनट को संयोजा है, और हर एक मिनट का जो पल है वो यहाँ है, यहाँ पे हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब अगर हम टाइम की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत पहले से ही आप कार्य ऑलरेडी कर रहे होते हैं। उसके बारे में बताएं। वो मैम, जब हम मॉक्स लगाते हैं तभी से हमें उसकी हैबिट होनी शुरू हो जाती है। और मैंने सुना है काफी बच्चे ऐसा भी करते हैं, मॉक्स को ओपन करते ही उसको सबमिट कर देते हैं और फिर बैठ के उसको आराम से सॉल्व करते हैं। सो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप उस प्रेशर को उसी वक्त लो, क्योंकि आप जितना लोगे आप रियल एग्जाम में उससे अच्छा परफॉर्म करोगे। अभी जो हमारे पास मॉक्स आ रहे हैं, मे बी वो ज्यादा टफ हो और ऐसा एग्जाम में ना आने वाला हो, थोड़ा सा इजी लेवल हो। जितना हम उस वक्त अच्छे से कर लेंगे मॉक्स में, तो वो उतना ज्यादा हमें बेनिफिट देगा। और बस मॉक्स लगाएं, मॉक्स से आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिव्या, सेशन के एंड में अपने तरफ से कुछ खास टिप सजेशन देना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट्स को? यस मैम, बिल्कुल कभी भी मत सोचें कि आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ सोच के स्टार्ट करा है तो आप बिल्कुल उसे एंड तक जरूर लेके जा सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लें और उस चीज की तरफ देख लें जिसने आपको मजबूर किया था कि आपको इसी साइड आना है। तो वो आपको दोबारा से उस लाइन पर आने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ, आना है तो यहीं आना है, वरना कहीं नहीं। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर दिव्या, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और आप चमचमाती रहें। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।